टाई बांधना नहीं आती, दोस्त से बंधवाते टाई और लगा करके आ जाते हैं, नहीं वो अलग दिखती है। बनावटीपन नहीं होना चाहिए व्यवहार में। आप जैसे हैं आप वैसे जाइए। आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। ईश्वर ने आपको एक कठिन लिखित परीक्षा में से चुन करके साक्षात्कार के लिए भेजा है, तो आप सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन वहां पर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वैद्य फोर्स एकेडमी से। जैसा कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए भी है जो तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो अभी प्रारंभिक परीक्षा में एंट्री किए हैं। तो किसी न किसी स्तर पर जब आप मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करेंगे तो आपको साक्षात्कार जो अंतिम सीढ़ी होती है, यहां पर तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। देखिए, किताबें पढ़ के अच्छे शिक्षकों की मदद से आपने प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, लेकिन अब समस्या आती है साक्षात्कार की। कई विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं फोन करके कि हम साक्षात्कार में क्या पढ़ाई करें। तो मैं आपको बता दूं, साक्षात्कार में कोई विशेष पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा अच्छे से की है तो आप साक्षात्कार उत्तीर्ण हो जाएंगे। बस यहां पर कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले आपको क्लियर कर दूं कि साक्षात्कार का कोई सिलेबस नहीं होता, देयर इज नो सिलेबस। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप साक्षात्कार के लिए पहुंचेंगे तो आपसे एक विवरण पत्रिका, व्यक्तिगत विवरण पत्रिका 6 प्रतियों में आपसे भरवाई जाएगी, और ये जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक है आवेदक का, यही आपके साक्षात्कार का आधार बनेगा और यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इससे बाहर जाकर के आपसे बातचीत करें। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि व्यक्तिगत विवरण पत्रक को हम कैसे देखें और साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। आप सभी ने भरा होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आवेदक का नाम, ठीक है ना। यहां पर एक टॉप कॉलम आया है आवेदक का नाम। आपका जो भी नाम हो, तो सबसे पहले आपको अपने नाम का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, और उस नाम से जुड़े हुए अगर कोई पर्यायवाची शब्द है वो भी पता होना चाहिए, उस नाम से जुड़ा हुआ कोई विलोम शब्द है वो भी पता होना चाहिए, और यदि उस नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। जैसे अभी 2 दिन पहले हम लोग एक साक्षात्कार ले रहे थे, तो उसमें एक कैंडिडेट आया, उसका नाम था रविशंकर शुक्ला। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा कि भाई ये रविशंकर का अर्थ क्या होता है, इसके पर्यायवाची बता दीजिए, और बताइए भारत के इतिहास में या विश्व इतिहास में रविशंकर नाम के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। तो उसने एक संगीतकार जी का नाम ले लिया, तो बस पंडित रविशंकर पर इंटरव्यू उसका प्रारंभ हो गया और हम उसके ऊपर प्रश्न पूछने लगे। तो सबसे पहले आपका जो नाम है वो नाम आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आपको अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए, और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शख्सियतें हैं उनके बारे में भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। फिर यहां पर आता है आपके पिता का नाम, या स्त्री है तो पति का नाम, ठीक है ना। और अगर ये नाम भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलते जुलते हैं तो आपसे यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके नाम का अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपना नाम स्पष्ट रखना पड़ेगा, अपना नाम, अपने पिता का नाम, और उसके बाद आपकी जो आधारशिला है वो है आपकी मार्कशीट, ठीक है ना भाई। जन्म दिनांक, यहां पर एक कॉलम है जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हैं, किस तारीख को जन्म हुआ है, उस तारीख का इतिहास में महत्व, किस माह में जन्म हुआ है, उस माह का इतिहास में महत्व, और किस वर्ष जन्म हुआ है, उस वर्ष का इतिहास में महत्व। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 14 दिसंबर 1994 को, 14 दिसंबर 1994 को, तो प्रश्न क्या बनता है, 14 दिसंबर का इतिहास में क्या महत्व है, वर्ष 1994 में घटित होने वाले कोई महत्वपूर्ण घटना के बारे में आप बताइए, इतिहास में इस वर्ष का क्या महत्व है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एकदम स्पष्ट होना चाहिए, उससे जुड़ी हुई आप पूरी घटनाएं सिलसिलेवार अपनी डायरी में नोट करके रखें, उस वर्ष का महत्व, उस जन्म तारीख का महत्व। तो अगला प्रश्न आपका बन जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ से
ठीक है ना। फिर जन्म स्थान, आपका जन्म कहां पर हुआ है, वो जन्म स्थान आपके प्रश्नों का आधार बन सकता है। सपोज कीजिए आपका जन्म जिला मुरैना में हुआ है, तो मुरैना के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे। धार में हुआ है तो धार के बारे में प्रश्न पूछेंगे। इंदौर में हुआ है तो इंदौर के बारे में प्रश्न पूछेंगे। उस शहर का नाम, उस जिले का नाम, तहसील का नाम और राज्य का नाम। ठीक है भाई, तो तहसील भी स्पष्ट होना चाहिए, जिला भी स्पष्ट होना चाहिए और राज्य भी स्पष्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश राज्य की पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए, एमपी स्टेट की। ठीक है ना। कई बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई कितने संभाग हैं बताइए जरा, कितने जिले हैं। ठीक है ना, कुछ जिलों के नाम बताइए, संभागों के नाम बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना मध्य प्रदेश राज्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आपको उस राज्य की भी पूरी जानकारी हासिल होना चाहिए। फिर जिस जिले में आपका जन्म हुआ है, उस जिले की कौन सी तहसील में आपका जन्म हुआ है, यह भी आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। सपोज कीजिए किसी विद्यार्थी का जन्म धार जिले की मनावर तहसील में हुआ है, तो उससे मनावर के ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, धार के ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धार जिले की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, धार जिले की कोई समस्या पूछी जा सकती है, भोजशाला विवाद पूछा जा सकता है, वांग देवी की प्रतिमा के बारे में भी पूछ सकते हैं, या धार जिले के बारे में कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। तो आपको अपना जिला एकदम स्पष्ट होना चाहिए, अपनी तहसील स्पष्ट होना चाहिए। इवन अगर आपका गांव में जन्म हुआ है तो गांव भी क्लियर होना चाहिए, आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है ना, वहां पर कितना क्षेत्रफल है, उस गांव की कोई महत्वपूर्ण समस्या बता दीजिए। ठीक है ना, गांव से तहसील, तहसील से जिला, आपको अपने जिले के कलेक्टर का नाम पता होना चाहिए, जिले के एसपी का नाम पता होना चाहिए, उसमें कितनी विधानसभाएं हैं, एमएलए कौन कौन है, विधायक कौन है, सांसद कौन है, यह भी पता होना चाहिए। आपके जिले, आपकी तहसील, आपकी गांव से कोई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर की हस्ती निकली हो पूर्व में, वर्तमान में, उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, तो दूसरा आधार बन जाएगा आपका जन्म स्थान। ठीक है सब, जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला और राज्य, ये आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। फिर अगला बनता है आपका, हां भाई, कौन सी श्रेणी के सदस्य हैं आप, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है ना। अब यहां पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे भाई, अगर वो कैंडिडेट एससी का है, अनुसूचित जाति का है, तो प्रश्न पूछा जाएगा मतपेश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत है, उनकी मूल समस्याएं क्या है। ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति का है तो कौन सी जनजाति का है, इस जनजाति का संकेंद्रण मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है, उनकी क्या मूल समस्याएं हैं, उनके 30 त्योहार क्या हैं, उनके गोत्र टोटम क्या हैं, वो किस क्षेत्र में निवास करते हैं, उनके 30 त्योहार, उनके नृत्य के तरीके, उनकी कला एवं संस्कृति पूरी स्पष्ट होना चाहिए। उसमें कितने उपवर्ग हैं, यह भी क्लियर होना चाहिए। यदि उस जनजाति से कोई प्रसिद्ध हस्ती निकली है, उसके बारे में भी उनको जानकारी होना चाहिए। उस जनजाति के साथ कोई विशेष घटना, दुर्घटना घटित हुई है अभी हाल ही में, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। फिर ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्या विवाद चल रहा था एमपीपीएससी को लेकर के हाईकोर्ट के समक्ष, 14%, 27%, ये सब बातें क्लियर होना चाहिए ओबीसी को लेकर के। ठीक है ना। फिर एक वर्ग और है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस भी क्लियर होना चाहिए कि किस आधार पर जो है सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो अपने समुदाय, आप जिस श्रेणी से हैं, उस श्रेणी की पूरी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ भाई, अब आवेदक का हो सकता है जन्म स्थान कुछ और हो, लेकिन उसने वर्तमान डाक का जो पता लिखा है वो कुछ और है। अब वर्तमान डाक के पते में सपोज कीजिए जिस ग्राम का नाम लिखा है, जिस जिले का नाम लिखा है, जिस राज्य का नाम लिखा है, वो भी प्रश्न बन जाता है। अब एक प्रश्न तो ऐसा बना था कि वो जिस कॉलोनी में रहता था उसका नाम था रामकृष्ण नगर, तो बोर्ड मेंबर्स ने देखा रामकृष्ण नगर, अच्छा बताइए भाई रामकृष्ण कौन हुए हैं।
रामकृष्ण परमहंस कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके शिष्य कौन थे, उनकी क्या शिक्षाएं थी। तो आपके बायोडाटा में जो कुछ भी दिखेगा उनको, वो प्रश्न का आधार बन जाएगा। तो आपका वर्तमान निवास वाला शहर, गांव, जिला, राज्य एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी पता लिखा हुआ है वो भी क्लियर होना चाहिए आपको। सपोज कीजिए यहां लिखा हुआ गणेश बाग कॉलोनी, तो ये पूछ लेंगे गणेश बाग क्यों कहते हैं इस जगह को, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या प्रश्न पूछने का आधार बन सकता है। स्थायी पता, यह भी एक आपका आधार बन जाएगा। स्थायी पता कहां का दिया है आपने, यहां का शहर, जिला, राज्य एकदम क्लियर होना चाहिए। मूल निवास स्थान, डोमिसाइल कहां का है। सपोज कि जिसने मूल निवास स्थान बता दिया था टीकमगढ़ का है, ठीक है ना, तो टीकमगढ़ की पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। टीकमगढ़ में से अभी हाल ही में किस क्षेत्र को हटा करके एक पृथक जिला बनाया गया, निवाड़ी बनाया गया, तो निवाड़ी की भी पूरी जानकारी होना चाहिए। इस क्षेत्र के जो दर्शनीय स्थल हैं, ओरछा, इन सब की पूरी जानकारी होना चाहिए। तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, मूल निवास स्थान की भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। फिर आधार कार्ड, ईमेल आईडी वगैरह से तो नहीं पूछते, मोबाइल नंबर तो व्यक्तिगत विवरण हो जाता है। लेकिन जो अगले प्रश्न पूछने की जो संभावना बन जाती है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके साक्षात्कार का, और विद्यार्थी यहीं पे गड़बड़ कर देता है। वो पूरी दुनिया के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन जिन सब्जेक्ट से उसने 12th पास किया है, जिन सब्जेक्ट से उसने ग्रेजुएशन किया है, जिस विषय से उसने पीजी किया है या और डिग्रियां प्राप्त की है, उनके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हाई स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी कैंडिडेट के हाई स्कूल में 90% थे, इंटरमीडिएट में उसके जो है 85 हो गए, ग्रेजुएशन में 75 हो गए, पीजी में 55 हो गए। तो आपके चार्ट को देख रहा है इंटरव्यूअर और पूछ रहा है भाई आपके नंबर क्यों कम होते जा रहे हैं लगातार। उल्टा भी हो सकता है, भाई आपके नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं। कक्षा 10th में आपकी 3rd डिवीजन थी, बीए में आप गोल्ड मेडल लेकर के आ गए, और पीजी में तो आपने यूनिवर्सिटी टॉप कर डाला। ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऊपर क्यों जा रहे हैं, आप नीचे क्यों जा रहे हैं। तो उनके लॉजिकल आंसर्स आपके पास तैयार होना चाहिए। क्या कारण थे, क्या वो परिस्थितियां थी जिनके कारण आपका शैक्षणिक स्तर नीचे गिरता चला गया या ऊपर उठता चला गया। फिर जब स्नातक पर आते हैं तो आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बी किया हो, एमबीबीएस किया हो, जो भी डिग्री ली हो, स्नातक के जो विषय हैं उनके ऊपर आपसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके लॉजिकल जवाब आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स आप लोग हल्के हल्के तैयार कर लीजिएगा। इतना वक्त नहीं है कि आप पूरा रिपीट कर सकें, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो नेचुरली आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आंसर बैठा हुआ है। आपको सिर्फ थोड़े से पन्ने पलटना, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। फिर अगर आप पीजी हैं तो किस सब्जेक्ट में पीजी है, ठीक है ना, स्नातकोत्तर किस विषय में है, जिस भी विषय में हो उस विषय की पूरी जानकारी और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपका होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने एमटेक किया है, ठीक है ना, उससे पूछा जा सकता है कि भाई एमटेक की जो डिग्री ली है ये प्रशासनिक सेवा में कैसे आपके लिए मददगार साबित होगी, कैसे आपको मदद मिलेगी इन विषयों से। तो ये भी लॉजिकल आंसर आपके पास क्लियर होना चाहिए। एमबीबीएस भी किया है ग्रेजुएशन लेवल पर, एमएस किया है, एमडी किया है, तो क्वेश्चन पूछेंगे भाई आप टेक्निकल डिग्री लेने के बाद प्रशासनिक सेवा में क्यों आ रहे हैं, आप अपनी तकनीकी सेवा में निकल जाते, आपने उधर एक सीट खराब कर दी गवर्नमेंट की। अब ठीक है आप प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं, तो जो आपने टेक्निकल नॉलेज प्राप्त किया इसका प्रशासनिक सेवा में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका भी आपके पास लॉजिकल आंसर होना चाहिए। और फिर अन्य वांछित अर्हताएं, कई लोग इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, खूब सारे कोर्स कर लेते हैं और सबको जो है बायोडाटा में लगा देते हैं। तो पूछेंगे क्वेश्चन, सपोज कीजिए आपसे यूनिवर्सिटी में जो है आपने योग में डिप्लोमा कर रखा है या सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रखा, तो आपसे योग के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। भाई देखिए आप जो जो सामग्री उनके सामने पेश करेंगे वो प्रश्न वहीं से पूछेंगे, ठीक है ना। फिर अन्य महत्वपूर्ण अर्हताएं, इसके अलावा आपने अगर कुछ
और डिग्री या कुछ और सर्टिफिकेशंस आपने प्राप्त किए हो तो उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप किसी जॉब में हैं, सरकारी सेवा में हैं, निजी सेवा में हैं और आपने उसका उल्लेख किया है तो आप जिस भी जॉब में हैं उस जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी 1-2 दिन पहले कैंडिडेट आया, वो ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर है पुलिस में और एमपीपीएससी के लिए साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहा है। उसने उल्लेख किया यहां पर, पूछेंगे भाई आप पुलिस इंस्पेक्टर में हैं, यहां क्यों आना चाहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर रूप में आप क्या काम कर रहे हैं, कानून की धाराएं पूछ लेंगे, उससे पूछ लेंगे क्या क्या कैसे काम किया जाता है, ठीक है ना। तो आप जिस जॉब में हैं उस जॉब से रिलेटेड पूरा व्यवहारिक जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। और यह भी पूछेंगे कि आप उस जॉब को छोड़ करके इधर क्यों आ रहे हैं। तो आप जिस भी विभाग में हैं उस विभाग की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। उस संस्था की पूरी जानकारी होना चाहिए, कब से कब तक, वेतन, परिलब्धियां, अनुभव, ठीक है ना। ये सब चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और काम करने का पैटर्न, विभागीय जानकारी जो गोपनीय नहीं होती है वो आपको उपलब्ध कराना है पूछे जाने के बाद, ठीक है ना। ये वही आप जिस सेवा में हैं उस पद का नाम बताइए, कब से कब तक आप उस पद पे काम कर रहे हैं और उस पद से रिलेटेड जो भी दायित्व है, जो भी वेतनमान है, वो सब आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी जॉब में नहीं है और अच्छी बात है, फिर यहां से प्रश्न पूछने की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ये भी वही चीज है, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे अभी जो विवाहित पुरुष या स्त्रियां जो इंटरव्यू दे रही हैं, साक्षात्कार दे रही हैं, उनसे भी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने घरेलू हिंसा अधिनियम में कुछ संशोधन किया है। मध्य प्रदेश शासन ने कुछ नई चीजें उसमें जोड़ी है, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपको जानकारी होना चाहिए। दिव्यांगता में आते हैं तो दिव्यांगता के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश शासन की दिव्यांगों के लिए क्या क्या शासकीय योजनाएं हैं, राज्य की योजना कौन सी है, केंद्र की योजना कौन सी है, ये पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो बिल्कुल आपसे सेना संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आपके विभाग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक, आपकी रैंक्स पूछ ली जाएगी, कुछ भी पूछा जा सकता है यहां पर। यदि आपने किसी खेलकूद में कोई प्रतिनिधित्व किया है तो आपसे खेलकूद के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो यहां से क्वेश्चन पूछे। सपोज कि आप बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, तो आपसे बैडमिंटन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीवी सिंधु के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश पादुकोण के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बैडमिंटन से रिलेटेड जो भी स्पर्धाएं होती हैं, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, उनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप एनसीसी कैडेट रहे हैं तो एनसीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीसी का मोटो पूछ लेंगे, एनसीसी के फाउंडर पूछ लेंगे, एनसीसी के रैंक्स पूछ लेंगे, एनसीसी के उद्देश्य पूछ लेंगे कि नेशनल कैडेट कोर का गठन क्यों किया गया। फिर ये कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका डिक्लेरेशन है कार्यालयीन उपयोग के लिए, ठीक है। तो यहां तक तो क्वेश्चन जो है वो आपके बायोडाटा के आधार पर पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक सेक्शन और होता है, उसको बोलते हैं अभिरुचि। अभिरुचि या हॉबी। हॉबी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज्यादातर कैंडिडेट को यही पता नहीं होता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबी। अभिरुचि का अर्थ क्या होता है, हॉबी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज हॉबी, अभिरुचि की परिभाषा क्या है। फिर आपने जिसको अभिरुचि बताया है उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। सपोज कीजिए किसी ने अभिरुचि में लिख दिया किताबें पढ़ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अभी तक अपने जीवन काल में कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं,
हाल ही में कौन सी किताब पढ़ी है, उस किताब का आपके जीवन में उपयोग क्या है। कई लोग लिख देते हैं मूवी देखना, तो कौन सी मूवी देखी है, उस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला है, आपने जो हॉबी बताई है इसका प्रशासनिक सेवा में क्या उपयोग है, यहां तक क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन मान के चलिए अभिरुचि के ऊपर क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं, आपकी हॉबी के ऊपर। कई बार तो यह भी देखा गया है कि अगर वो अभिरुचि के ऊपर अच्छी इंफॉर्मेशन देता है तो उसका पूरा का पूरा इंटरव्यू अभिरुचि पर फोकस हो जाता है। और कई कैंडिडेट 4-4, 5-5 हॉबी भर देते हैं। भाई हॉबी तो एक ही होती है, किसने कहा 4-4, 5-5, एक होगी या ज्यादा से ज्यादा 2 होगी। लिस्ट बना देते हैं हॉबी की, उनको लगता है इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। जिसकी 4-5 हॉबी लिखते हैं ना, उसकी एक भी हॉबी क्लियर नहीं होती। हॉबी मनुष्य के जीवन में 1 या 2 ही होती है, ज्यादा हॉबी नहीं होती। तो अपनी हॉबी स्पष्ट रखें बिल्कुल, यहां से आपका बायोडाटा स्ट्रांग हो जाता है और आपका इंटरव्यू सुनिश्चित हो जाता है, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अब मुख्य बात मैं आपको बता दूं, आपका साक्षात्कार डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये बायोडाटा विवरण पत्रक तो उनके सामने रखा रहता है, फिर आप जो इंफॉर्मेशन उनके सामने दोगे वो उसी में से क्रॉस क्वेश्चन बना बना के पूछेंगे। इंटरव्यू प्याज के छिलके की तरह होता है, छिलका उतरता जाता है, आप जानकारी देते जाइए, वो आपसे प्रश्न पूछते जाएंगे, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसी में से प्रश्न बना बना करके पूछेंगे। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, आप जो भी इंफॉर्मेशन दो उसमें उन्हीं तथ्यों का, उन्हीं बातों का समावेश करो जिस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाने पर आप उस प्रश्न का जवाब दे सके। अन्यथा आई एम सॉरी बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा आपको। तो आप उनके सामने ज्यादा अपने आप को ज्ञानी सिद्ध ना करें, ज्यादा इंप्रेशन दिखाने की कोशिश ना करें कि कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शायद वो प्रभावित हो जाएंगे। आप जितने शब्दों का प्रयोग करेंगे वो क्रॉस क्वेश्चन उसी पर पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो आपको नपे तुले शब्द बोलना है। और यह भी देखा मैंने कि कई बार विद्यार्थी तपाक से जवाब दे देता है। इंटरव्यूअर ने प्रश्न पूछा और उसने जवाब दे दिया तुरंत, नहीं, यह गलत है। इंटरव्यूअर ने प्रश्न पूछा है, आप अपने मस्तिष्क में 4-5 सेकंड का पॉज लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। पहले सोचिए फिर बोलिए। पहले बोल दिया फिर सोचा तो वही मामला हाथ से निकल गया, चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले सोचो, 4-5 सेकंड का पॉज, ज्यादा सेकंड पॉज नहीं लेना कि वहां बैठे हुए आराम से, नहीं साहब, 4-5 सेकंड का पॉज लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आपका जवाब संतुलित होगा, सधा हुआ होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, और आपने जो जवाब दिया है उस पर जो क्रॉस फायर होगा उसका भी सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपने ही उनके सामने दी है। आपने बातचीत करते करते उनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र कर दिया, तो वाजपेयी जी के बारे में पूरे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, उनके प्रधानमंत्रित्व काल, उनकी विशेषता, उनका व्यक्तित्व, उनकी किताबें तक पता होना चाहिए, उनकी कविताएं तक पता होना चाहिए। नहीं पता है तो वाजपेयी जी के नाम का जिक्र मत करना। कहने का मतलब यह है, आप वही इंफॉर्मेशन उनके सामने तस्तरी में पेश करना जिस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाने पर आपको आई एम सॉरी ना बोलना पड़े। तो ये आपके इंटरव्यू का आधार है। और इंटरव्यू में कुछ खास बातों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे वहां पर मैनर्स, एटिकेट का बिल्कुल ध्यान रखें, आई मूवमेंट का, सिटिंग पोजीशन का, इसका भी ध्यान रखें, और कैसे उनसे बातचीत करना है, विनम्रता के भाव से, सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि आयोग के सभी मेंबर दीर्घकालिक अनुभव रखने वाले बड़े वरिष्ठ लोग हैं। उनके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए और आपके व्यवहार में वो भाव दिखना चाहिए। अति आत्मविश्वास से बचे, ठीक है ना, और अपने आप को कमजोर भी ना समझे। भाई मान के चलिए साक्षात्कार में वो पैनल मेंबर्स आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं कर रहे हैं। आपके पास ज्ञान है तभी तो आपने प्री क्वालिफाइड किया है, आपके पास ज्ञान है तभी तो आप मुख्य परीक्षा को क्वालिफाइड किए हैं। ज्ञान नहीं होता तो साक्षात्कार तक पहुंच पाते क्या आप? नॉलेज का भंडार है आप, आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और मेंबर्स भी आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं कर रहे हैं, वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं, वो आपकी एटीट्यूड का परीक्षण कर रहे हैं। वो देख रहे हैं आपके भीतर प्रशासनिक अभिक्षमता है या नहीं। बस इन्हीं मुद्दों को आपको ध्यान में रखते हुए
अपने साक्षात्कार की तैयारी करना है और कैसी ड्रेस पहन करके जाना है, किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लीजिएगा। वस्त्र आपके परिधान ज्यादा भड़कीले ना हो, ठीक है ना, सामान्य हो, दिखने में अच्छे हो, आपके ऊपर जचते हो। टाई नहीं लगाते हैं तो मत पहनना टाई, नहीं तो कई कैंडिडेट ऐसे में अच्छे हो, आपके ऊपर जचते हो। टाई नहीं लगाते हैं तो मत पहनना टाई, नहीं तो कई कैंडिडेट ऐसे भी हो जाते हैं जिनको टाई बांधना नहीं आती, दोस्त से बंधवाते टाई और लगा करके आ जाते हैं, नहीं वो अलग दिखती है। बनावटीपन नहीं होना चाहिए व्यवहार में। आप जैसे हैं आप वैसे जाइए। आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। ईश्वर ने आपको एक कठिन लिखित परीक्षा में से चुन करके साक्षात्कार के लिए भेजा है, तो आप सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ का प्रदर्शन वहां पर कीजिए, मगर अनुशासन के साथ, विनम्रता के साथ और अपनी पूरी योग्यता के साथ। तो विद्यार्थियों, पूरा दम लगा दो, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं उनको तैयार कर लो। आपको सफल होने से दुनिया